हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो जुड़े हुए नए मेहमान कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया लगभग जानती है, हिंदुस्तान के अलावा भी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम पुनिया जी। सर का तारुफ यह है कि आईआईटी रिटायर्ड प्रोफेसर से मुंबई से। इसके अलावा इन्हें कोई ऐसा इंसिडेंट इनके जहन पे नक्श किया कि और फिर उसके बाद इस समाज को सुधारने में लग गए। तो उनकी ही ज़बानी में मैं सुनूंगा कि आखिर वो जॉब क्यों छोड़े, किस वजह से छोड़े और इस तरफ हिस्ट्री की तरफ क्यों उनका दिलचस्प इंटरेस्टिंग चीज़ आई, इंटरेस्ट जगा और ये सारी चीज़ लगातार कर रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं कि आप जॉब कहाँ कर रहे थे और इस तरफ आना, आपका हिस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट क्यों जगा आपका? देखिए, वैसे मैं नागपुर से जी MBBS MD किया, बस सर। और मेरे अंदर एक सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा था। जी तो मैं अपनी नौकरी के साथ साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट वर्कर के साथ जुड़ने की कोशिश करता था। बस सर। तो नागपुर से वो सब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ और IIT में जॉब मिलने के बाद जो वक्त रहता था खाली, उसमें मैं मजदूरों के आंदोलन से जुड़ता था, स्टडी करता था। तो ये सब होते होते मैं सोसाइटी के बारे में पढ़ता भी था, कई आइडियोलॉजीज़, गांधी के बारे में, अंबेडकर के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था। फिर 1992 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद गिरी, जी तो मुझे लगा कि ये जो सांप्रदायिकता का सवाल है, कम्युनलिज्म जिसको हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, ये बहुत गहरा सवाल है। और ये केवल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है कि यहाँ के जो कमज़ोर तबके हैं, दलित, औरतें, आदिवासी, मज़दूर, ये सबको सबके अधिकारों को दबाना चाहता है। तो उस दिन के बाद से मैंने इसकी स्टडी थोड़ी तेज़ कर दी जी कि भारत में ये कैसे आया, तो कौन से संगठन हैं। तो उसके पढ़ते पढ़ते फिर 2-3 साल में इसको बहुत सीरियसली पढ़ता था, जी बेसिक बुक्स लाके। और हिस्ट्री मैंने इसलिए ज़्यादा पढ़ी क्योंकि ज़्यादा जो मैंने देखा, जो नफ़रत फैलाई जा रही थी बाबरी मस्जिद के दंगों के समय, तो उसमें ज़्यादातर इतिहास का इस्तेमाल होता था। मुसलमान राजाओं के बारे में, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया, ऐसा करते करते हिस्ट्री में मेरे को उस समय पढ़ना पड़ा। जी तो और मैंने उसको सुपरफिशियली नहीं पढ़ा, काफ़ी गहराई से। इनके जो बहुत अच्छी किताबें हैं भारत में, और जैसे इरफान हबीब साहब हैं, रोमिला थापर, सतीश चंद्रा, RS शर्मा, इनकी किताबों को मैं गहराई से पढ़ के हिस्ट्री को समझने की कोशिश करने लग गया। और उससे मुझे रास्ता भी दिखा कि लोगों के मन में जो नफ़रत है, उसमें गलत इतिहास की समझ का बहुत रोल है। तो अगर हम सही समझ ले जाएं तो हो सकता है नफ़रत कम हो जाए। सर आपने अभी कहा कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो आपके दिमाग में आया कि शायद मुझे इतिहास जानना चाहिए। और अभी जिस तरीके से जजमेंट आ चुका है न्यायपालिका का, एक अलग मतलब कम्युनिटी जो है उनके फेवर में आ चुका और दूसरी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या न्यायपालिका उस शहीद क्या तो बाबरी मस्जिद पर किसी अलग जजमेंट देने के बाद क्या ये सही है? देखिए, बाबरी मस्जिद के बारे में जो जजमेंट आया, उसके बारे में खुद भी इलाहाबाद कोर्ट का जो जजमेंट आया था, पहले हाई कोर्ट का, उसमें भी उन्होंने कहा हम ये जजमेंट दे रहे हैं कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, क्योंकि ये लोगों की मान्यता है। मतलब कानूनी आधार था नहीं, लोगों में जो फैलाया गया, लोगों जो मानते थे उसके आधार पे जजमेंट आया, बिलीफ पे दिया गया। बिलीफ पे दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जजमेंट में वो लीगल वैलिडिटी है? लीगल वैलिडिटी के लिए तो डॉक्यूमेंट्स और वो, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट तो सब सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास थे। 1885 में जो लास्ट केस था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के फेवर में ही था। तो कोर्ट ने एक तरफ से माना कि 1942 में मूर्तियों को रखा गया, वो एक अपराध था। कोर्ट ने माना 6 दिसंबर को गिराया गया बाबरी मस्जिद को, वो भी एक अपराध था। पर फिर बाद में दूसरे कंपल्शंस के कारण वो इस पे आ गया कि लोगों की मान्यता है, इसलिए हम ये जजमेंट दे रहे हैं। और अभी चंद्रचूड़ साहब ने जो बाद में जजमेंट के पार्ट थे, उन्होंने तो उसको और भी स्पष्ट कर दिया कि भगवान उनके सपने में आए थे। भगवान सपने में आ गए थे, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि न्यायपालिका किसी के बिलीव पर,
किसी के ड्रीम में भगवान आ जा रहे हैं, अगर इन सब चीज़ पर न्यायपालिका जजमेंट देना शुरू कर देगी तो क्या ये भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा नहीं करता है? देखिए, न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा खंभा है और ये तीसरा खंभा इतना कैजुअली काम करे, राजनीतिक दबाव में काम करे, तो वो तो सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि कानून व्यवस्था का तो मतलब यही है जी कि ये कानून की सीमितताओं को ख्याल में रखते हुए अपना जजमेंट देंगे, जबकि उन्होंने कानून को छोड़कर इन बातों को लिया कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों में क्या पॉपुलर कराया गया है, तो उसको आप ये तो लोकतंत्र का एक जो खंभा है वो कमज़ोर हो गया है। सर, एक और सवाल है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पर आपको लग रहा है कि सच में भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिस तरीके के हालात अभी हिंदुस्तान के अंदर हैं? देखिए, हमारी जब शुरुआत हुई थी 1947 से या उसके पहले फ्रीडम मूवमेंट में, तो फ्रीडम मूवमेंट से ही हमारा आधार था लोकतंत्र की तरफ जाना। लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि बोला और लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र को अंदर गहराई तक जाना पड़ता है। तो हमने दिशा तो पकड़ी थी बराबर। 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे भी लोकतंत्र मजबूत हुआ, पर उसके 30-40 साल बाद से जो प्रक्रिया चली, जो धार्मिक मुद्दों को उछाला गया और उसी के साथ साथ कुछ कार्यकर्ता जो ट्रेंड थे, जो हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे, वो जगह जगह घुस गए, न्यायपालिका में घुसे, मीडिया में घुसे, एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे, पुलिस में घुसे। तो उसके बाद हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता गया और पीछे 10-15 साल में तो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी उसमें जान बाकी है, अभी भी उसको वापस लाया जा सकता है, ऐसा मुझे कई बार लगता है। सर, आप जैसे लोग जब इस दौर में बोलने को पाबंदी है, जिस तरीके से आप देखते हैं कि बोलने पर जेल हो जा रहा है, एक अलग टैग लग जा रहा है कि देशद्रोही हैं आप, इसे डिफाइन करेंगे कि क्या बोलना देशद्रोही है? देखिए, बोलना बिल्कुल देशद्रोही नहीं है। एक्चुअली आपने जो पिछला सवाल पूछा था क्या लोकतंत्र है, तो मैंने कहा लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। क्यों कहा था मैंने? कि जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं हो वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर हो गया है। और ये शुरू में भी देखिए कि आप लोकतंत्र के ब्रिटिश राज में भी जैसे लोकमान्य तिलक को जेल हुई थी, दूसरे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को जेल हुई थी, बोलने के कारण हुई थी, अभिव्यक्ति के कारण हुई थी। तो ये जो बोलने के कारण जेल वगैरह हो रही है, ये लोगों को तो जेल हो रही है, साथ साथ ये लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी एक बहुत बड़ा हमला है, हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की अवधारणा बना रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, क्या ये संविधान के लिए खतरा नहीं महसूस हो रहा है? हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर ये बात है, ये तो संविधान के पूरा विरोध में है। हमारा संविधान तो कहता है कि हम इंडिया दैट इज़ भारत, हम भारत के लोग, यानी सभी बराबर हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, न्याय है। तो ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो है वो तो इससे पूरी उल्टी है। उसमें तो एक ही लोगों का धर्म है, उसमें अंदर भी आगे आप जाओ तो आप देखेंगे कि ये केवल ब्राह्मणवादी मूल्यों को ही सामने लाना चाहते हैं। तो हिंदुओं के अंदर भी सभी हिंदू बराबर नहीं होंगे, हिंदुओं के अंदर भी जो ऊंच नीच को वापस लाने की कोशिश है। तो हमारे संविधान के ऊपर ये हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे उन पे एक बहुत बड़ा हमला है। सर, अभी जिस तरीके से इतिहास को इंटरप्रेट किया जा रहा है, उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले 20-30 साल में अगर यही इतिहास पढ़ा जाए और समझा जाए तो भारत का नक्शा कुछ बदला सा होगा? भारत में अगर इतिहास इसी प्रकार से चलता रहा तो देश में अभी जो नफ़रत की दीवारें खड़ी हुई है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और जो माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके हालात अभी से भी और ख़राब हो जाएंगे अगर इस प्रकार का इतिहास लाया गया और उसी आधार पे लोगों को पढ़ाया गया
तो नफ़रत की दीवारें मजबूत हो जाएंगी और धार्मिक अल्पसंख्यकों का हाल जो है वो पहले से बहुत ख़राब हो जाएगा। अभी जिस तरीके से इतिहास को अलग अलग मतलब एनसीईआरटी से हटा दिया गया, जो मुग़ल का इतिहास था उनको हटा दिया गया, और फिर ऐसे हैं कि हिंदू शासक किसी मुग़लिया सल्तनत से मतलब उन डिफीट हुए हैं, हारे हैं कई युद्ध, तो उनको मतलब चेंज करके जिता दिया जा रहा है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है। इतिहास के जो प्रमाण हैं वो तो इसके उलट हैं। इतिहास में तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की लड़ाइयाँ हुई थी वो कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ नहीं थी, नहीं। वो कोई राजाओं की लड़ाइयाँ नहीं थी। मिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इधर भी था उधर भी था। तो ये तो एक केवल हिंदू सुप्रीमेसी कि हिंदू महान हैं उस बात को रखने के लिए ये सच्चाई को सिर पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा स्टेज पे खड़े होकर के जब इलेक्शन का टाइम खास तौर से आता है तो कहता है कि हिंदू खतरे में। क्या वाकई धर्म कभी भी राजनीति से जुड़ा हुआ खतरे में होता है? देखिए धर्म का राजनीति से जुड़ाव कभी रहता है? देखिए अभी जो राजनीति चल रही है उसका हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे मैं मानता हूँ ये हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है और इसी राजनीति के कुछ लोगों ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो सबसे अच्छे हिंदू थे। तो धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है, पर हाँ कुछ लोग धर्म का नाम लेकर, धर्म के कपड़े पहनकर, धर्म का चोला पहन के अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। एक और बात है, अभी हिस्ट्री को ही एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करके रील्स में ला दे रहे हैं, मूवीज़ में ला दे रहे हैं। आपने छावा मूवी का नाम सुना है? आपने अभी जो रिसेंट में आने वाली प्रेस रावल की ताजमहल, वो आपने सुना होगा। पद्मावत आई थी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अलग मतलब प्रोपेगेंडा चलाया गया था। तो ये जो इतिहास को फिल्म में जिस तरीके से दर्शाया गया है, क्या ये सही दिख रहा है आपको? देखिए ये भी एक सोची समझी चाल है। इस प्रकार की फिल्मों का आना ये हमारे समाज में इसको कमज़ोर करने का, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको और उस पर हमला करने की कोशिश है। और क्योंकि फ़िल्मों का प्रभाव बहुत होता है, टेलीविज़न का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए कई फिल्म मेकर्स जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये ताजमहल पहली फिल्म नहीं है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। ये कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हूरें और ऐसी काफ़ी फिल्में आई हैं जो बिल्कुल नफ़रत फैलाने के लिए बनाई गई हैं। और ताजमहल का भी जो थ्योरी बता रहे हैं उसके प्रोमो में, तो उसके हिसाब से तो ये भी पूरा झूठ पर आधारित है ताकि नफ़रत को बढ़ावा किया जा सके और एक प्रकार की राजनीति को मजबूत किया जाए। सर एक और बात है कि अभी जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट वो आवाज़ उठाते हैं, जिसमें शर्जील इमाम है, मीरान हैदर है, उमर खालिद है, सफूरा जरगर है, तो ये लोग जो बोलते हैं और इनको जेल में रख दिया गया और 5 साल से ट्रायल नहीं हुए अब तक, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए इसमें दो नज़रिए हैं। एक तो जो सांप्रदायिक राजनीति है वो इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करती, और ये जब शाहीन बाग के जवाब में इनमें ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व थे। एक ही कारण नहीं है, इसके कारण अलग अलग हैं। पर एक तो ये राजनीति नहीं चाहती कि यहाँ स्वतंत्रता की बात हो, दंगे ना हो, या फिर शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो तो मुख्य रूप से मुसलमानों की नागरिकता को बचाने के लिए था। बिल्कुल। और दूसरा इसमें कारण ये है, ख़ास तौर से जो मुसलमान एक्टिविस्ट हैं उन पे ये ज़्यादा आक्रामक है। ये नहीं चाहते कि इस कम्युनिटी में से आवाज़ निकले और जो इस कम्युनिटी के अधिकारों को मजबूत कर सके। तो ख़ास तौर से मुसलमान एक्टिविस्ट पर ये ज़्यादा आक्रामक है, ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि इन्हीं के साथ जैसे कन्हैया कुमार, अनिर्वाण जैसे लोग थे उनको छोड़ दिया गया। इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये उन्हीं के साथ ही उसी रास्ते पर चलने वाले इनको बिना किसी के इसमें जेल में रखा गया। बीच में ऐसे अर्बन नक्सल के नाम पे 17 लोगों को रखा था, उसमें से कई छूट गए, कई अभी भी जेल में हैं। तो ये उनका मोटा तरीका है कि जो भी
समाज के समस्याओं को उठाए, जो भी समाज की समस्याओं को सामने रखकर उस पर संघर्ष की बात करे, जो सरकार के खिलाफ है तो उसको एंटी नेशनल बोल के या तो जेल में सड़ाओ या फिर उनको दूसरे तरीके से ये करो, उन पे बंदी लाने की कोशिश करो। एक और बात है कि अभी यंगस्टर जो हैं, नौजवान जो हैं, वो रील्स के ज़रिए इतिहास सीख रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए इतिहास सीख रहे हैं। अगर उनको रियल हिस्ट्री जानना है तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए? इन पर आपका क्या नज़रिया? देखिए, अब जो ये रील्स वगैरह देखते हैं वो बहुत सीरियसली इस बातों को सीरियसली लेते ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। जो सीरियसली लेते हैं उनके लिए बहुत मसाला है, बहुत चीज़ें हैं जो इस पे ले सकते हैं। जैसे एक तो देखिए, हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, सत्यहिंदी.com देखिए, फिर वो एक अशोक कुमार पांडे हैं, फिर रुचिका शर्मा हैं, और कुछ कुछ मेरे भी हैं, सबरंग को देखिए। जी। तो इनके ये इसमें हैं, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है। ये तो वीडियो और ये इसका माध्यम हो गया। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, जो अगर आप देखें तो इनकी सच्चाई बताने वाली अच्छी अच्छी किताबें भी उपलब्ध हैं Amazon.com पे। अगर आप कम्युनलिज्म के खिलाफ की किताबें ढूंढें तो आपको मिलेगा। बट जो इतिहास, मतलब रियल इतिहास को जानना, अभी जो लिख रहे हैं राइटर, वो उस डेटा को जो प्राइमरी सोर्सेज हैं जी, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज में उनके जहन में जो आता है, वो जिस तरीके से इमेजिन कर पाते हैं उनको, उस हिसाब से वो लिखते हैं। लेकिन प्राइमरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो राइटर फर्स्ट में लिख करके गए, उनमें कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जिनकी किताबें पढ़नी चाहिए? देखिए, मैंने पहले ये नाम लिए हैं, जैसे एक तो एंशिएंट इंडिया के लिए R.S. शर्मा, रोमिला थापर, मीडिएवल इंडिया के लिए हरबंस मुखिया, सतीश चंद्र, मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्र और मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, ये तनिका सरकार, सुमित सरकार। मॉडर्न इंडिया के लिए तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्स मिल जाएंगे। और अभी तो इन तीनों का पार्ट लेके ऑड्रे ट्रस्के ने इंडिया के तीनों पीरियड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कंपाइल करके दें। अच्छा, और मैं बात कर लें तो वो यंग जनरेशन जो आज सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त बिता रही है, इनको अगर हिस्ट्री समझना है तो कौन कौन से ऐसी सीरीज़ देखनी चाहिए, या फिर वो मूवीज़ देखनी चाहिए, या वेब सीरीज़ आप कह सकते हैं? कौन कौन सी वेब सीरीज़ है जो असल हिस्ट्री को, रियल हिस्ट्री को, मतलब कम से कम उस रील पे दर्शाती है कि आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि भारत ऐसा है? देखिए, एक तो सोहेल हाशमी की सीरीज़ है, सोहेल हाशमी की हिंदुस्तान की कहानी। श्याम बेनेगल की है भारत एक खोज। फिर एक नमित अरोरा का है इंडिया, 10 एपिसोड है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि खुद के बारे में भी बताऊँ। मैंने 2 सीरीज़ बनाई है। आपने 2 सीरीज़ बनाई है? 16 वीडियो की एक है इंग्लिश में और 15 वीडियो की सीरीज़ है हिंदी में। वो पूरे इस चीज़ को कवर करती है। आपके चैनल पर है? मेरे चैनल पर भी है, और मैं आपको उसकी लिंक, हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। मैं आपको भेज देता हूँ उसकी श्योर लिंक। सर, एक और बात है कि अभी जो, मतलब आप देखेंगे कि हिस्ट्री में औरंगज़ेब को लेकर के एक अलग तरीके से टारगेट किया जाता है कि ये औरंगज़ेब आलमगीर मुसलमान शासक है और इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया। सच्चाई है इसमें कितना? देखिए, सभी राजा एक सरी के नहीं होते। अकबर एक तरफ था, औरंगज़ेब दूसरी तरफ था, नो प्रॉब्लम। पर औरंगज़ेब एंटी हिंदू नहीं था। ये एंटी हिंदू नहीं थे? एंटी हिंदू नहीं था। मैं किस बार कह रहा हूँ कि एक तो उसके जो बड़े ऑफिसर्स थे उसमें हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी थी। बाकी मुग़ल शासकों से औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू राजा जो थे वो 33% थे। नंबर 2, उसने 10 मंदिर के करीब तोड़े, 50 से ऊपर मंदिरों को दान दिया जी। फिर उसने जो भी बहुत सारे ऐसे हिंदू मठाधीश, हिंदू राजा, उनको अपने दरबार में रखा, उनका ऑनर किया। और जो भी उसकी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति थी। तो राजनीति तो खैर एक अलग चीज़ है,
और हो सकता है वो ज़्यादा कट्टर हो, जैसे अकबर बहुत उदार था। अकबर सुलह की बात कर रहा था, दीन इलाही की बात करता था। अकबर एक सुन्नी के आधार पे करता था, पर फिर भी एक राजा के रूप में उसने हिंदुओं के विरोध में बहुत ज़्यादा किया हो ऐसा नहीं है। सभी राजा इस प्रकार की नीतियाँ लगाते हैं। एक और चीज़ है कि सर अभी जो है टेम्पल से, मंदिरों से बहुत लगाव हो चुका है बहुसंख्यक को। तो उस दौर में जो महमूद गजनवी आए थे और उन्होंने को सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, तो एक लेकर के वो जो मुस्लिम्स हैं वो मतलब के मंदिरों पे ज़्यादा अटैक किए, तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये सच में वो जो आए थे सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में, क्या ये सच्चाई है इसमें? इसमें तो सच्चाई है सच्चाई है। कि उसने लूटा था, और बहुत सारे राजाओं ने मंदिर लूटे थे। राजा हर्षदेव ने सबसे ज़्यादा मंदिर लूटे थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उसने खुद के इसमें लिखवा दिया कि मैं मूर्तियों को तोड़ने आया था। मूर्ति भंजक भी कहा गया उसे। मूर्ति भंजक, पर वो मूर्ति भंजक तो एक बहाना था। बहाना। मुख्य था संपत्ति को लूटना, जो हर एक राजा करता था। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी फौज सूरत में जाके काफ़ी लूट मार करके आई। तो ये कोई दूसरे राजा के क्षेत्र में जाके लूट मार करना, ये तो राजाओं का चलता ही था। सर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत का लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य जिस तरीके से खतरे में है, आप क्या सुझाव देंगे कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बचा के रखा जाए, इस धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्मनिरपेक्ष ही रखा जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर मैं 4 स्टेजेस की बात करूँगा। एक, कम्युनिटी के लेवल पे जो नफ़रत का आधार है, गलत समझ। मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण कैसे हुआ, मुसलमान कैसे हैं, हिंदू कैसे हैं, ये जो गलत समझ समाज में प्रचारित की गई है, उसको दूर करना घर घर जाके, ये सब नौजवानों का काम है, नंबर 1। नंबर 2, समाज के लेवल पे जो इंटरेक्शन हो सकता है त्योहारों में, कार्यक्रम में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में त्यौहार हो सकते हैं। त्योहारों में एक तो धार्मिक पक्ष होता है, धार्मिक पक्ष आप अपना कीजिए, सामाजिक पक्ष सबके साथ शेयर कीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है लोगों को जोड़ने का। तीसरा, हमारे जो नए सोशल मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स को साथ में आने की ज़रूरत है। सोशल मूवमेंट जैसे कुछ मूवमेंट काम करते हैं औरतों के अधिकार के लिए, कुछ दलितों के अधिकार के लिए, कुछ बच्चों के अधिकार के लिए, कुछ आदिवासियों के अधिकार के लिए जी। ये सब बिखरे हुए हैं जी। इनको साथ में आने की ज़रूरत है, लोकतंत्र के आधार पे, डेमोक्रेसी के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। तीसरा और चौथा, राजनीतिक तौर पे हम ऐसी पार्टियों को पावर में लाएं जो संविधान को दिल से मानती हैं। अब दिल से मानने का कोई पैमाना तो है नहीं, है भी सही। लोग बोल सकते हैं मैं संविधान को मानता हूँ, पर साथ में बोलेंगे आरक्षण नहीं चाहिए, तो कहाँ आप संविधान को मान रहे हैं? लोग बोलेंगे कि मैं संविधान को मानता हूँ पर गऊ हमारी माता है। तो वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि कौन संविधान को मानता है और कौन संविधान के नाम पर नफरत फैला रहा है। तो वो राजनीति में उन्हीं लोगों को लाना चाहिए जो संविधान को वास्तविक तौर से मान के, ये जो इमोशनल भावनात्मक मुद्दे हैं, मंदिर, गाय, लव जिहाद और बाकी प्रकार के जिहाद, जो इनसे दूर रहते हैं, उनको पावर में लाना ज़रूरी है। सर आखिरी सवाल है कि आप इस भारत के युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और मोहब्बत कैसे फैलाना चाहिए? देखिए, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ। निवेदन ये है कि आप अपनी पढ़ाई और करियर के साथ थोड़ा टाइम निकालिए, पहले खुद समझिए गहराई से सच्चाई क्या है, और उसके बाद ये सच्चाई को आसपास, घर में, मोहल्ले में, स्कूल में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कीजिए। और अपने लाइफ का थोड़ा 5% भाग, 10% भाग ये सोशल वर्क, इसको अवेयरनेस कहेंगे, जागृति कहेंगे, जागृति फैलाने में लगाइए। और जो संगठन समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ जुड़िए और लोगों को बताइए कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी सही नहीं है।
ये 3-4 चीज़ें अगर हम कर सकें तो समाज को बहुत बदल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिर कभी ज़िंदा रहे तो मिलेंगे। थैंक यू सर।